शास्त्री चौन की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उठकर उसे गले लगा लेता है। नंदा ने कहा, बोलो भारत माता की जय। इंदिरा गांधी, शास्त्री और चौन भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। कुछ वक्फे के बाद एक मुलाजिम कमरे में दाखिल होता है और एक लिफाफा शास्त्री के सामने मेज पर रखता है। शास्त्री ने गुस्से से कहा, यह किसने दिया है? मुलाजिम ने कहा, महाराज, एक कर्नल साहब बाहर खड़े हैं। उन्होंने कहा था कि जब प्रधानमंत्री जी बेदार हों तो ये ज़रूरी खत इनकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। जब सिक्योरिटी अफसर ने इन्हें यह बताया कि आप अभी तक जाग रहे हैं तो कर्नल साहब ने कहा, यह खत इस वक्त अंदर भेज दो और प्रधानमंत्री से कहो कि मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। सिक्योरिटी अफसर कहते हैं कि वो कर्नल साहब को अच्छी तरह जानते हैं। शास्त्री ने कहा, उसे भेज दो। मुलाजिम चला जाता है और शास्त्री लिफाफे से एक खूबसूरत कार्ड निकालकर पढ़ने के बाद मुस्कुराकर अपने साथियों की तरफ देखता है। इंदिरा ने कहा, महाराज, ये कोई दावतनामा मालूम होता है। शास्त्री ने कहा, चौन जी, आपके सेनापति ने फिर एक बार हमें यकीन दिलाने की ज़रूरत महसूस की है कि वो आज ही लाहौर फतह कर लेंगे। उन्होंने मुझे शाम के 5:15 बजे जमखाना क्लब में चाय की दावत दी है। मालूम होता है कि ये कार्ड उन्होंने हमले का फैसला करते हुए ही छपवा लिए थे। चौन ने कहा, उन्होंने जंग के पूरे प्लान के मुतालिक मेरे साथ बहस की थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो 6 सितंबर की शाम को लाहौर की फतह की खुशी में चाय की दावत का इंतजाम कर रहे हैं। शास्त्री ने कहा, जनरल चौधरी एक तजर्बाकार जर्नैल है और एक तजर्बाकार जर्नैल ऐसी बातों में इंतहाई एहतियात से काम लेता है। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं इस दावत में शरीक नहीं हो सकूंगा। मेरा दिल्ली में रहना ज़रूरी है। चौन ने कहा, आपकी जगह मैं लाहौर जाने के लिए तैयार हूँ महाराज। नंदा ने कहा, लेकिन आप तो पार्लियामेंट के सामने इस हमले का ऐलान करेंगे। चौन ने कहा, मैं ऐलान करते ही लाहौर रवाना हो जाऊंगा। सेनापति और इसके बहादुर जवानों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। मैं लाहौर जिमखाना में चाय पीने के अलावा लाहौर रेडियो स्टेशन से भी तकरीर कर दूंगा। नंदा ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा चौन जी। लाहौर के साथ मेरी दिलचस्पियां आपसे ज़्यादा हैं। चौन ने कहा, नंदा जी, आपका ताल्लुक फौज के साथ नहीं पुलिस के साथ है। जब पुलिस के दस्ते लाहौर भेजे जाएंगे तो मैं आपको उनके साथ जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन फौज के साथ सिर्फ रक्षा मंत्री को जाना चाहिए। नंदा ने कहा, चौन जी, जब लाहौर फतह हो जाएगा तो वहाँ फौज का काम खत्म हो जाएगा और जिन सिंह और सेवक सिंह के दस्ते अपने हिस्से की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे और इन लोगों से काम लेने के लिए आपको मेरी ज़रूरत महसूस होगी। चौन ने कहा, क्या आप 1-2 दिन सब्र नहीं कर सकते? नंदा ने कहा, मैं सब्र कर सकता हूँ, लेकिन ये जो अमृतसर में जमा हो रहे हैं सब्र नहीं करेंगे। इंदिरा ने कहा, वो कौन? नंदा ने कहा, जिन सिंह और राष्ट्र सेवक सिंह के रज़ाकार। चौन ने कहा, नंदा जी, अगर मैंने लाहौर पहुंचकर आपकी ज़रूरत महसूस की तो मैं पैगाम भेज दूंगा, लेकिन अभी आपको यहीं रहना चाहिए। आपको ये भी जाहिर नहीं करना चाहिए कि मैं लाहौर पहुंच चुका हूं। मुमकिन नहीं कि आइंदा चंद घंटों में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जनरल चौधरी जमखाना क्लब में दावत का इंतजाम न कर सकें। नंदा ने कहा, चौन जी, अगर आपको ये बात नापसंद है तो मैं कल लाहौर नहीं जाऊंगा, लेकिन भगवान के लिए ऐसी मनहूस बातें न कीजिए। एक मोटा ताज़ा कर्नल कमरे में दाखिल होता है और फौजी सलाम करने के बाद शास्त्री की तरफ मुतवज्जे होता है। कर्नल ने कहा, महाराज, आपको मुबारक हो। सेनापति का हुक्म था कि मैं बजाते खुद आपकी खिदमत पे इनका दावतनामा पेश करूं। दूसरे वज़रा की तरफ मुतवज्जा होकर भी उसने कहा, जनाब, आपके दावतनामे भी मेरी जेब में पड़े हुए हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी के बाद आपके पास हाजिरी देने का हुक्म था। शास्त्री ने कहा, तुम्हें यकीन है कि जब जनरल साहब ने तुम्हें खत तकसीम करने का हुक्म दिया था तो वो नशे में नहीं थे? कर्नल ने कहा, महाराज, फतेह का नशा तो होता ही है ना। इंदिरा ने कहा, शास्त्री जी शराब के नशे के मुतालिक पूछ रहे हैं। कर्नल ने कहा, जी, फतेह के नशे से पहले शराब का नशा जरूर होता है। चौन ने कहा, जनरल साहब ने कितने दावतनामे जारी किए हैं? कर्नल ने कहा, मुझे मालूम नहीं महाराज, कल उन्होंने 2000 कार्ड छपवाने का हुक्म दिया था। बाहर के शहरों में अपने दोस्तों को उतारे भेजने का हुक्म दे चुके हैं। इंदिरा ने कहा, कर्नल साहब, आपको यकीन है कि लाहौर कल ही फतह हो जाएगा? कर्नल ने कहा, यकीन क्यों नहीं जी, ये तो हाथी और चींटी का मुकाबला है। शास्त्री से इसने कहा, महाराज, अब मुझे इजाज़त दीजिए। शास्त्री ने कहा, अच्छा, तुम जाओ और इनके दावतनामे दरवाजे पर छोड़ दो। तुम्हारा नाम क्या है? कर्नल ने कहा, मेरा नाम परसराम है महाराज। चौन ने कहा, क्या कहा? परसराम? इंदिरा गांधी ने हंसना शुरू कर दिया। चौन ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, श्रीमती जी, भला हाथी और पोरस के अल्फाज में हंसने की क्या बात है? इंदिरा ने कहा, चौन जी, इनका नाम परसराम नहीं बल्कि परसराम है। कर्नल ने कहा, परेशानी की हालत में चौन की तरफ देखते हुए, महाराज, मुझे मालूम नहीं असली नाम परसराम है या परसराम है। बहरहाल मेरे माता पिता और पानीपत के तमाम लोग मुझे परसराम ही कहा करते थे। चौन ने चिल्लाकर कहा, तुम जा सकते हो। कर्नल सैल्यूट करने के बाद बाहर निकल जाता है।
शास्त्री ने कहा, चौन जी, जंग के दिनों में फौजी अफसरों के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। उसे क्या मालूम था कि इसकी जुबान का परसराम आपके कानों में पोरसराम बन जाएगा। चौन ने कहा, लेकिन मैं बार बार ये बदशुगनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नंदा ने कहा, पानीपत का लफ्ज सुनकर मैं भी परेशान हो गया था, लेकिन इस बेचारे का कोई कसूर न था। सेक्रेटरी ने कहा, महाराज, मुझे कुछ कहने की इजाजत है। शास्त्री ने कहा, कहो। सेक्रेटरी ने कहा, जनाब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोरस और हाथियों का जिक्र हमारे लिए किसी बदशुगनी का बायस नहीं हो सकता। हाथी पोरस की शिकस्त का बायस इसलिए हुए थे कि उन्होंने दुश्मन की सफ़ों से मुंह मोड़कर राजा पोरस के सिपाहियों की सफ़ें रोंद डाली थी। एक जानवर का बदहवास हो जाना और उल्टे पांव भागना समझ में आ सकता है, लेकिन टैंक और हाथी में कोई मुशाबत नहीं है। एक टैंक इंजन की खराबी के बायस रुक सकता है, दुश्मन की गोलाबारी के बायस तबाह हो सकता है, लेकिन पोरस के हाथी की तरह बदहवास होकर पीछे की तरफ नहीं भाग सकता। ये तो इस सूरत मुमकिन है कि टैंक तो भारत के हों, लेकिन उन्हें चलाने वाले पाकिस्तानी हों। चौन ने कहा, उफ, भगवान तुम्हारा सत्यानाश करे। अगर तुम 5 मिनट और अपनी अकल का पिटारा न खोलते तो क्या हर्ज था। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भारत के टैंकों पर पाकिस्तान के सिपाहियों के सवार हो जाने के इम्कानात क्या हैं। सेक्रेटरी ने कहा, लेकिन महाराज, आप नामुमकिन बातें क्यों सोचते हैं। अगर जंग में घोड़े का सवार गोली खाकर गिर पड़े तो ये हो सकता है कि दुश्मन खाली घोड़े पर सवार हो जाए, लेकिन टैंक का ड्राइवर तो आईनी खोल के अंदर इस वक्त तक महफूज रहता है जब तक कि टैंक तबाह नहीं हो जाता। और जब टैंक तबाह हो जाता है तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पोरस के हाथी की तरह उल्टा भागना शुरू कर दे। आखिर शगुन के लिए भी तो कोई वजह होनी चाहिए। चौन ने कहा, टैंक तो उल्टा नहीं भाग सकता, लेकिन तुम्हारी ज़बान बहुत मनहूस है। क्या तुम मुझे ये समझाना चाहते हो कि जब हमारे टैंक तबाह हो जाएंगे तो हम हर खतरे से महफूज हो जाएंगे। सेक्रेटरी ने कहा, मैंने ये कब कहा है महाराज। मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे टैंक तबाह हो सकते हैं, लेकिन इनकी तबाही से हमारी फौज के लिए किसी सूरत भी वो खतरा पैदा नहीं हो सकता जो राजा पोरस के जीते जागते हाथियों की मामूली सी बदहवासी से उनकी फौज के लिए पैदा हुआ था। चौन ने चिल्लाकर कहा, लेकिन हमारे टैंकों की तबाही जरूरी है। सेक्रेटरी ने कहा, महाराज, मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि हमारे टैंकों की तबाही जरूरी है। मैं तो आपको इस बात की तसल्ली देना चाहता हूँ कि पोरस के हाथियों की मिसाल। चौन ने मेज पर मुक्का मारते हुए, पोरस के हाथियों के बच्चे, खामोश रहो। सेक्रेटरी, मैं एहतजाज करता हूँ। मैं वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात के सामने एहतजाज करता हूँ। चौन ने कहा, तुम मेरी पोजीशन खराब कर रहे हो। भगवान के लिए खामोश हो जाओ, टेलीफोन की घंटी बजती है। सेक्रेटरी ने कहा, चौन जी, आप टेलीफोन उठा सकते हैं। इस वक्त जनरल चौधरी के सिवा और कोई नहीं हो सकता। चौन ने कहा, टेलीफोन का रिसीवर उठाकर, हेलो जनरल चौधरी, मैं चौन बोल रहा हूँ। अच्छा, आप सेठ मोलचंद हैं। मुझे मालूम है कि लाहौर पर हमला हो चुका है, लेकिन तुम्हें किसने बताया। अमृतसर से किसी का फोन आया था। बद्री प्रसाद कौन है। वो ये कहता है, हो सकता है कि ये बात सही हो, लेकिन हमें अभी तक हवाई अड्डे पर कब्जे की इतला नहीं मिली। नहीं, तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। शास्त्री जी को अब कुछ देर आराम की ज़रूरत है और हम भी अपने अपने घर जा रहे हैं। तुम रेडियो ऑन करके बैठे रहो, जब कोई बड़ी खबर आएगी सुना दी जाएगी। रिसीवर रखते हुए, शास्त्री जी, अब हमें इजाज़त दीजिए। शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छा। चौन, नंदा और इंदिरा गांधी शास्त्री को प्रणाम करने के बाद कमरे से निकल जाते हैं। शास्त्री ने सेक्रेटरी से कहा, मुझे अफसोस है कि चौन ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन तुम्हें इसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त वो जोश में था। जब लाहौर की फतह की खबर आएगी तो इसका मूड बदल जाएगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सुलह हो जाए। सेक्रेटरी ने कहा, माफ़ कीजिए, लाहौर की फतह के बाद वो शायद आपके साथ भी बात करना पसंद न करें। मैं आज आपके साथ इसका रवैया देख चुका हूँ। शास्त्री ने कहा, लेकिन वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और मैं वादा करता हूँ कि तुम खसारे में नहीं रहोगे। अब थोड़ी देर आराम कर लो। सेक्रेटरी ने कहा, जनाब, अब सुबह हो रही है। मैं सोने की बजाय फतवाहत की खबर सुनना चाहता हूँ। आप आराम कीजिए। शास्त्री ने उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहा, बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ, लेकिन जब कोई बड़ी खबर आएगी मुझे जगा देना। शास्त्री दूसरे कमरे में चला जाता है। आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। भारत का सदर डॉक्टर राधा कृष्णन, वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री और 8 दूसरे वज़रा एक कुशादा कमरे में बेजुई मेज के गिर्द निसफ दायरे में बैठे हुए हैं। राधा कृष्णन ने कहा, मुझे ये सारे वाकयात एक भयानक ख्वाब महसूस होते हैं। 2 सितंबर के दिन मैंने रेडियो से पहले ये खबर सुनी थी कि हमने लाहौर के हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है।
इसके बाद रेडियो ने यह ऐलान किया था कि अब हमारी बहादुर अफवाज जय हिंद के नारे लगाते हुए अनारकली के बाजार में मार्च कर रही हैं। इसके बाद कोई दिन ऐसा न था जब हमें बर्री और फिजाई जंगों में भारत की अजीम तरीन फतवात की खबरें नहीं सुनाई गई। और अब हालत यह है कि भारत के सदर को भी सही खबरें मालूम करने के लिए पाकिस्तान का रेडियो सुनना पड़ता है। इंदिरा गांधी ने कहा, महाराज, ऑल इंडिया रेडियो की पहली जिम्मेदारी अवाम का मोराल बुलंद रखना है। सही खबरें मालूम करने के लिए आपको जनरल हेडक्वार्टर से राब्ता करना चाहिए। राधा कृष्ण ने कहा, लेकिन जनरल हेडक्वार्टर से मुझे जो खबरें मिलती हैं वो पाकिस्तान रेडियो पर 2-3 दिन पहले नशर हो जाती हैं। मुझे ऐसा नजर आता है कि हमारे कमांडर मनगढ़ंत खबरों से हमारे सेनापति को बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारा सेनापति हमें बेवकूफ़ बनाता है। अब हमारे लिए ये काम रह गया है कि हम भारत की आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें। चौन ने कहा, महाराज, आवाम का मोराल ठीक रखना भी तो ज़रूरी है। राधा कृष्ण ने कहा, लेकिन ये बातें लोगों से कब तक छुपी रहेंगी कि सियालकोट, वाघा, कसूर, राजस्थान और शम के महाज पर हमारे सिपाही, हमारी तोपें और हमारे टैंकों के मुर्गड़ बन चुके हैं। पठानकोट, हलवाड़ा, जलंधर, अंबाला, आदमपुर और जामनगर के हवाई अड्डों पर हमारे हवाई जहाज़ों के ढांचे बिखरे हुए हैं। दवार का बहरी अड्डा तबाह हो चुका है और पाकिस्तान की जितनी ज़मीन पर हमने कब्जा किया था उससे 4 गुना ज़्यादा रकबा पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान के मुकाबले में हमारे टैंकों का नुकसान 6 गुना और हवाई जहाज़ों का नुकसान 10 गुना ज़्यादा हुआ है। नंदा ने कहा, महाराज, आपको अवाम के मुतल्लिक चिंता नहीं करनी चाहिए। हमने पाकिस्तान रेडियो सुनने पर पाबंदी लगा दी है। राधा कृष्ण ने कहा, लेकिन तुम कितनी देर उनकी आंखों और कानों पर पहरे बिठा सकोगे? अब सारी दुनिया का प्रेस और तमाम मुल्कों की रेडियो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तुमने ऐलाने जंग किए बगैर इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान पर हमला किया था कि तुम चंद घंटों के अंदर अंदर दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर कर दोगे और दुनिया पर तुम्हारी ताकत का आरोप बैठ जाएगा। और जूनागढ़ और हैदराबाद की तरह पाकिस्तान में भी जिसकी लाठी उसकी भैंस का नारा लगा सकोगे। और फिर चीन के साथ मामूली छेड़छाड़ के बाद तुम पाकिस्तान के मसले से यूएनओ की तवज्जो हटा सकोगे। लेकिन अब एक तरफ हम पाकिस्तान के हाथों पिट रहे हैं और दूसरी तरफ हमें चीन ललकार रहा है। एशिया में आज हमारी हालत वही है जो जंग आलमगीर के इख्तिताम के अय्याम में इटली की थी। अब आम तशद्दुद का चोला पहनकर भी हम अपने मुंह की स्याही नहीं छुपा सकते। मगरबी ताकतें हमें इसलिए गोला और बारूद देती हैं कि वो हमें जनूब मशरिकी एशिया में चीन का वद्दे मुकाबिल समझती हैं। लेकिन अब सारी दुनिया ये कह रही है कि जो मुल्क पाकिस्तान के हाथों पिट रहा है वो चीन का मुकाबला कैसे करेगा। हमने भारत की फौजी कुव्वत में इजाफा करने के लिए अवाम को नंगा और भूखा कर रखा है, लेकिन हमारी 18 साल की तैयारियों का अंजाम ये है कि हम एक महाज पर गजों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और दूसरे महाज पर मीलों के हिसाब से पीछे भागते हैं। काश तुम लोग जल्दबाजी से काम न लेते। मैंने चौंजी को समझाया था कि अगर हमें अपनी फतह के मुतालिक 1% शुबा हो तो भी हमें जंग का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हम चंद साल और तैयारियां कर सकते थे और इस अरसे में दूसरे चौथे महीने चीन के खिलाफ सिर्फ बयान देकर या जुलूस निकालकर मगरबी मुल्कों से लातादाद असला और रुपया हासिल कर सकते थे। इस जंग से मैंने सिर्फ ये नतीजा अखज़ किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए हमारे हर सिपाही के पास एक टैंक होना चाहिए और हर टैंक की हिफाजत के लिए एक तोपखाना और एक हवाई बेड़ा होना चाहिए। इस कीमती सामान की हिफाजत के लिए रॉकेट और एटम बम होने चाहिए। हमारी वज़ीर इत्तलात को शायद इस बात का एहसास नहीं कि ऑल इंडिया रेडियो की नशरियात ने भारत की हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। 2 सितंबर के दिन जंग शुरू होने से चंद घंटे बाद रेडियो ने यह ऐलान किया था कि लाहौर फतह हो चुका है और इस ऐलान से चंद मिनट बाद सेठ मूलचंद और सेठ धनीराम मेरे पास मिठाई लेकर पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने मुझे मिठाई खाने से मना कर रखा था, लेकिन फतह की खुशी और सेठ साहिबान के इसरार पर मैंने 5-6 लड्डू खा लिए थे। नतीजा ये निकला कि मुझे अब तक बदहज़मी की शिकायत है और बदहज़मी से ज़्यादा मुझे इस बात की शिकायत है कि सेठ धनीराम मुझे हर रोज़ 3-4 मरतबा फ़ोन करता है कि लाहौर के मुतालिक सरकारी ऐलान कब होगा। अब आप बताएं कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। वो मुझे ये भी कहता है कि मैंने लाहौर की फतह की खबर सुनकर 5 मन लड्डू तकसीम किए हैं, 50,000 रुपया वार फंड में दिया था और इसके अलावा 1,000 रुपया हनुमान जी और काली देवी के मंदिरों को दान किया था। नंदा ने कहा, महाराज, धनीराम चंद और ठेके लेने के लिए आपको ब्लैकमेल करता है, वरना इसे मालूम है कि लाहौर फतह नहीं हुआ। अमृतसर, जलंधर और अंबाला में इसके एजेंट मौजूद हैं और वह टेलीफोन पर उसे एक एक पल की खबर देते रहते हैं। मेरी पुलिस बाकायदा इसका टेलीफोन टेप करती है। वो हमारा मजाक उड़ाता है, लेकिन मैं इसका इलाज जानता हूँ। उसने 3 मन लड्डू तकसीम किए हैं और लाखों मन अनाज, घी, चीनी ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके कई गुना ज़्यादा रकम जमा कर ली है। मेरी इतला के मुताबिक उसने कई शहरों से अनाज और चीनी के अलावा तेल और सिगरेट भी गायब कर दिए हैं।
इसी तरह मोलचंद ने भी 2 सितंबर की शाम लड्डू तकसीम किए थे और 7 सितंबर की सुबह कपड़े की ब्लैक मार्केट शुरू कर दी थी। महाराज, अगर आप हुक्म दे तो ये दोनों आज ही गिरफ्तार हो सकते हैं। शास्त्री ने कहा, लेकिन तुम शायद ये भूल गए हो, ये दोनों सेठ कांग्रेस, हिंदू महासभा और जिन सिंह को हर साल हजारों रुपया चंदा देते हैं। मैं तुम्हें ज्यादा चंदा मांगने की इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन इनकी ब्लैक मार्केट के खिलाफ कोई एक्शन लेने का मशवरा नहीं दूंगा। तुम जानते हो कि वो बाज अखबारों को भी रुपया देते हैं और ऐसे सैकड़ों साहूकारों के नाम शाया करवा सकते हैं जो ब्लैक मार्केट से इनकी निस्बत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन तुम कांग्रेस की बदनामी के खौफ से उन पर हाथ नहीं डाल सकोगे।